सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। और तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया है और कहा यह गया है कि मोदी की पॉलिसियां बिल्कुल बेनकाब हो चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये स्टोरी पब्लिश हुई है और जिसमें तमाम तर मोदी की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। भारत की बात करें तो छेड़खानी जो बॉर्डर्स पर की जाती है वो अंदरूनी सूरत हाल से नज़र हटाने के लिए होती है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अंदरूनी सूरत हाल भी और दूसरी तरफ ये है कि भारत में मोदी की सरकार की कोई परफॉर्मेंस अपनी नहीं है। माली हालत, माशियात बिल्कुल तबाहाना है। अपने अवाम से वादा किया था कि इतनी नौकरियां देंगे, कोई बेरोजगारी बढ़ती गई, नौकरियां नहीं है। ऊपर से कोरोना का किस्सा आ गया और उसकी वजह से भी बदहाली है। आपने देखा कि किस तरह लोग सड़कों पे मारे मारे फिरते रहे, लाखों की तादाद में, और उनको ना कोई उठाने वाला, ना ट्रेनें चल रही थी, ना कुछ, वो बेचारे सड़कों पे कई मारे गए। तो इन हालात में उसको पाकिस्तान के खिलाफ हर्रा सराई, नफरत, ये वो चीज़ें हैं जो उसको पे करती नहीं है सियासी तौर पे, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी जो वहाँ पे है वो यही सुनना चाहती थी। वो खुश हो जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक सिखाया, ये एलओसी पे कर दिया। तो वो झूठ जितना भी बोले, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको पे करती हैं सियासी तौर पे। लिहाजा ये पॉलिसी, लेकिन इनका इसके नताइज उसने कभी नहीं गौर किया कि नताइज इसके क्या है। इसी तरह उसने कश्मीर में जो पॉलिसी इख्तियार की, एक यकतरफा खुद ब खुद यूनाइटेड नेशन की करारदादें एक तरफ और ये अपना रास्ता चल निकले। 370 को ख़त्म किया, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज बनानी शुरू कर दी। चाइना ने एहतजाज किया कि जनाब लद्दाख में हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, उन्होंने एक बात नहीं सुनी। नतीजा ये कि आज चाइना के साथ भी कन्फ्रंटेशन हो गई और इन एनी केस यूनाइटेड नेशन का जो आपने हाल किया वो आज आपको ही काटने को दौड़ रहा है। अब चाइना के खिलाफ शिकायत लेके कहाँ जाएं? ताकत का इस्तेमाल करें तो चाइना से मार पड़ेगी। अगर यूनाइटेड नेशन में जाएं तब यूनाइटेड नेशन पूछेगी कि जनाब ये आपने एक तरफा कदम क्यों उठाया था, आपने क्यों यूनियन टेरिटरीज बनाई, क्या आपको पता नहीं था कि ये मुतनाज़ा इलाके हैं? इसी तरह जो उनकी शहरियत के मामले में पॉलिसीज आप देख लें, जो कश्मीर में शहरियत बदल रहे हैं और बाहर से ला के लोगों का बात करना चाहिए, वो गैर कानूनी है। वो आप मुतनाज़ा इलाके में कर ही नहीं सकते, यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है, लिहाजा ये गलत पॉलिसी। दूसरी तरफ जो इंडिया में शहरियत का रजिस्टर खोल दिया, वो उससे मुसलमान जो हैं वो उनको नज़र आ रहा है कि उनकी शहरियत मारी जाएगी। आपने अपने ही मुल्क में 21 करोड़ मुसलमानों को एक उनके अंदर नफरत भरती मोदी के लिए। ये आप कल कह लीजिए कि कल को वो दुश्मन हो जाए भारत के, और हो सकता है कि उनको ये सबक उनको भी आज आ जाए जो हमें 1947 में मिला था कि पाकिस्तान बनाना नागुज़ीर है इस वजह से कि आप हिंदू मेंटालिटी के साथ रह नहीं सकते। तो कल वो भी अपने लिए वतन मांगे, उनको मांगना चाहिए। तो क्या मिला? ये नफरतों की पॉलिसी, ये आप बैनुल अक़वामी कवानीन को बिल्कुल उनको पस डाल देना और मनमानियाँ करना दुनिया में कि आपने छोटे हमसाया मुल्क तो ठीक है, उनको आपने दबा दिया। नेपाल है बेचारा, वो भुगत रहा है। बांग्लादेश की ज़मीन आप खा गया उनके साथ सेटलमेंट में जी। भूटान को आपने दबाया हुआ है। सिक्किम को आप कब्जा करके 1975 में उनको छोटी रियासत थी बेचारी, बादशाह खत्म करके आपने उनको कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के साथ आप फंसे पड़े हैं। बर्मा के साथ आपका झगड़ा, पाकिस्तान के साथ आप फंसे पड़े हैं इस पे, कश्मीर के इशू पे, और बाउंड्रीज और मसाइल हल नहीं हो रहे। चाइना के साथ भी आप सीन फंसा के बैठे हैं। यकीनन अमजद शोएब साहब, हर तरफ जो है वो भारत सींग फंसाए बैठा है। मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहूँगा। जो कोरोना वायरस है ये पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर इंतहा पसंदाना रवैया कहिए, मुतासिबाना रवैया कहिए, कि निचली ज़ात के हिंदुओं और खुसूसन मुसलमानों पर इसका इल्ज़ाम किया जाता है कि वो इसके फैलाव का सबब बन रहे हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों की बस्तियाँ वहाँ पर पूरी की पूरी नजर आतिश कर दी गई हैं। तो यहाँ पर दो कौमी नज़रिया एक बार फिर से जिंदा नहीं होता अमजद शोएब साहब? देखिए, दो कौमी नजरिया तो कभी उसको आप जिंदा तो तब हम कहें अगर वो कभी मुर्दा हुआ था। दो कौमी नजरिया 1947 के बाद से एक हकीकत है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब बांग्लादेश जो है वो रहता बन गया, वो मशरकी पाकिस्तान, अगर दो कौमी नजरिया था तो वो पाकिस्तान रहता। नहीं, पाकिस्तान नहीं था तो कोई बात नहीं, वो भारत का हिस्सा तो नहीं बना। और इसी तरह
बेशुमार इस्लामी मुल्क हैं, उनकी तरह बांग्लादेश भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन अब हर मुल्क ने अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस जो है वो बरकरार रखा हुआ है। लिहाजा दो कौमी नज़रिए को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो कायम है। अब हुआ ये है कि दो कौमी नज़रिया जो भारत में मुसलमान आबादी थी, जिन्होंने उस वक्त उसकी अहमियत नहीं समझी, जिन्होंने उस वक्त उसको एक हकीकत नहीं जाना, आज वो इसका एतराफ़ कर रहे हैं। आज उनको अंदाज़ा हुआ, ये रियलाइजेशन दोबारा उस आबादी में गई है जो उस वक्त हमारा साथ देने की बजाय, हमारे साथ यहाँ पाकिस्तान का हिस्सा बनने की बजाय उन्होंने वहाँ रहना पसंद किया, क्योंकि वो उनकी सोच उस वक्त नेशनलिस्टिक थी, एक हिंदुस्तान के बारे में सोच थी। आज वो भी महसूस कर रहे हैं। आपने सुना होगा बयान इसका महबूबा मुफ्ती का, जिसने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी गलती की जो उस वक्त फैसला किया भारत के साथ रहने का। ये वो पछतावे हैं जो आएंगे। तो दो कौमी नज़रिया मौजूद है, पछतावा उसका आज है इस वजह से कि कुछ तबका जो वहाँ रह गया उसमें रियलाइजेशन आज हो रही है। उसकी वजह यह है कि नफरतें आज खुल के सामने आ गई। पहले नफरतें दरपर्दा थी, सही। आज सियासी तौर पर उनसे फ़ायदा उठाया गया। मोदी ने अपने वोट, हिंदू वोट लेने के लिए मुसलमान वोट को बिल्कुल उसने दरखोर पनार रखा, उसको ख़त्म कर दिया, उस पर परवाह नहीं की। उसने कहा कि मुझे सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, और हिंदू में नफरत बो के उसने कमाई की और अपना सियासी कैरियर बनाया। वो आज भारत को अंदर से तबाह करेगी चीज़। 21 करोड़ मुसलमान आज वहाँ मौजूद हैं जिनके अंदर ये एहसास जागा है कि हमें दो कौमी नज़रिया को अपनाना चाहिए था। और वो जिस वक्त उनके अंदर कोई लीडरशिप अच्छी निकल आई, वो एक अलग मुल्क का मुतालबा करेंगे और फिर बनेगा। भारत में ये जो उन्होंने नफरतें मोदी ने फैला दी हैं, ये तो इनको खुद काटने को दौड़ेंगी वक्त के साथ साथ। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अदायगी की तहरीकें जो हैं वो ज़्यादा जोर शोर से सामने आएँ। जी हाँ, और ये तहरीकें पनप भी रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। हिंदुस्तान कोरोना की आड़ में मुकम्मल ब्लैकआउट करके कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय हुकूमत और फोर्सेस ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। मकबूजा कश्मीर में बैठे कबूतर को जासूस करार देकर कैद कर दिया। इंसान तो इंसान, भारतीय फोर्सेस से परिंदे भी महफूज नहीं हैं। इंसान तो इंसान, अब परिंदे भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान की आर्मी से महफूज नहीं है। अब उनको भी कैद किया जा रहा है, उनको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। और कोरोना की आड़ में जो पहले भी इतने महीनों से जो एक लॉकडाउन और एक सीज का शिकार थी कश्मीरी कौम, कोरोना के अंदर एक कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है और भी मजीद, और इसमें खुले आम कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का। डॉक्टर्स को जो फर्स्ट एड जिस तरह उसको अटैक किया जा रहा है, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट श्रीनगर के, उनको अटैक किया जा रहा है। वहां पे कोई हेल्थ केयर नहीं है। मैं अपील करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि जितनी भी वहां पे कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको कोई अद्वियात नहीं मिली जा रही, और बल्कि जो उनको बचाना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको भी जेपरडाइज कर रही है हिंदुस्तान की आर्मी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तौसी पसंद पॉलिसीज़ नाजी नज़रियात के मुताबिक हैं। मोदी सरकार के अज़ाइम पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा बन चुके हैं। मोदी हुकूमत खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है। बांग्लादेश भारत के सिटीज़नशिप एक्ट से मुतासर है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। पाकिस्तान को भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ख़तरा है। पंजाब में लॉकडाउन के नए औकात कार सामने आ गए हैं। पंजाब में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, बाजार हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे और 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। जबकि बेकरी रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकेगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में लॉकडाउन के नए औकात कार सामने आ गए हैं। पंजाब में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, बाजार हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे और 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। सिंध हुकूमत ने दरगाहें खोलने का फैसला कर लिया है। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह और लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कल से खोल दी जाएंगी। कोरोना से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम भी किए जाएंगे। फजर से शाम 5 बजे तक दरगाह आने की इजाज़त होगी। दूसरे मरहले में बाकी दरगाहें भी खोल दी जाएंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से दरगाहें खोलने का फैसला कर लिया गया है। अब्दुल्ला शाह गाजी और लाल शहबाज कलंदर की दरगाह कल से खोल दी जाएगी। मौवनी खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नून लीग ने चीनी पर 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी दी, जिसमें से सिर्फ शाहिद खाकान ने 20 अरब की सब्सिडी दी। शाहिद खाकान अब्बासी अपने आप को लायके आज़म कहते हैं।
کمیشن کے مطابق سلمان شہباز نے شوگر ملز ایسوسی ایشن سے مل کر ڈاکہ زنی کی اور انہیں 20 ارب کی سبسڈی جلدی میں دے دی گئی۔ ضابطے کے مطابق چلتے تو 7 ارب کی بچت ہونا تھی۔ شاہد خاقان عباسی اس سبسڈی کے معاملے پر مطمئن نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی کے ہر شخص کا کچا چٹھا بھی عوام کے سامنے ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی۔ وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ لیکن اس سے پہلے کی یہ تقریباً صرف 3 سال ہی بنتے ہیں، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تقریباً 26.6 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ صرف انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ مارچ 2017 میں صرف 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ تمام ایک کرمنل معاملہ تھا، وہ اس لیے دی جاتی ہے صرف 4 لاکھ کی کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت، یہ پیرا نمبر 196 میں لکھا ہوا ہے، $577 پر میٹرک ٹن تھی۔ 577 پر میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالمی مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ تھا شوگر کا، چاہے کتنا بھی انفلیٹڈ کاسٹ آف شوگر فیکٹری نے شوگر ملز والوں نے رکھا ہو، آپ ایکسپورٹ کر لیں، آپ کو منافع ہوگا، مل والا بھی کمائے گا، ملک میں بھی فارن ایکسچینج آئے گا۔ یہ ہوتی اصل میں لائکی، لیکن چونکہ یہ صرف تو لائق ہے نہیں، یہ لائق اعظم تھے، تو انہوں نے اس وقت صرف 4 لاکھ میٹرک ٹن کی آمدنی کی اجازت دی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کا ترکی بترکی جواب دے دیا۔ کہا حکومت کو کورونا سے لڑنے کی نہیں، مخالفین سے لڑنے کی فکر ہے۔ وزیراعظم لاپتہ ہیں، طیارہ سانحہ ہو گیا، وزیراعظم عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ چینی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اصل مجرم عمران خان اور عثمان بزدار ہیں۔ عمران خان اور خسرو بختیار کے کمیشن میں پیش ہونے تک رپورٹ نامکمل ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ سیاسی مخالفین پر الزامات کی بوچھاڑ کرنا، ان کو کوئی غرض نہیں کہ ملک کے اندر کرونا سے لڑنے کے لیے ہسپتالوں میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، لیکن ان حکمرانوں کو جو صرف نتھیا گلی میں جھولا جھولنے کا جن کا ایک مشغلہ ہے، جب ملک کے اندر اس قسم کی مشکلات ہیں۔ 3 دن پہلے ایک اندوناک واقعہ ہوا، عید سے پہلے جو طیارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا گرا، اور آج تک جو لوگ ہیں ان کو ان کے پیاروں کی لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی۔ وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کہاں لاپتہ ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان جو کہ لاپتہ ہے، لاپتہ وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان صرف پی آئی ڈی میں سرکس کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو کمیشن رپورٹ چینی کی آئی، اس نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، کیونکہ کابینہ کو چیئر وزیر اعظم کرتا ہے اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ آج اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا استعفیٰ اناؤنس کریں گے شہزاد اکبر صاحب، کیونکہ کمیشن کی رپورٹ میں ان دو ناموں کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ ملک کے 61 اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہیں۔ این ڈی ایم اے نے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ترجمان این ڈی ایم اے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کل 3,25,000 ہیکٹر رقبے کا سروے کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق ملک کے 61 اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے۔ بلوچستان میں 31، خیبر پختونخوا میں 11، پنجاب میں 12 اور سندھ میں 7 اضلاع متاثر ہیں۔ ترجمان این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے حملے زدہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کل 3,25,000 ہیکٹر رقبے کا سروے ہوا ہے، جس میں 3,600 ہیکٹر رقبے کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، جبکہ بلوچستان میں 1,400 ہیکٹر اور پنجاب میں 700 ہیکٹر پر اسپرے کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 900 ہیکٹر رقبے کی ٹریٹمنٹ ہوئی، سندھ میں 600 ہیکٹر رقبہ کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ کراچی میں مرغی کے گوشت کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ شہر-ے-قائد میں مرغی کا گوشت 430 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ محمود ریاض کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔
लॉक डाउन के बायस मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। 25 रुपए इजाफे के बाद शहर कायद में जिंदा मुर्गी 265 रुपए किलो पर फरोख्त हो रही है, जबकि मुर्गी का गोश्त 430 रुपए किलो पर आवाम को दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है कि चूजे देर से पोल्ट्री फार्म्स में डाले गए, जिसके बायस कीमतें बढ़ी। पिछले हफ्तों में चूजा डाला नहीं फार्मर ने, मुर्गी की किल्लत होगी। अभी 242 रुपए फार्म रेट है आज, उसके बाद 6-8 रुपए आड़ती रखेगा सप्लायर, फिर हमें मिलेगी। 6-8 रुपए हम रखेंगे तो क्या 260-250 रुपए बिकेगी। बगैर हड्डी की बोनलेस 680 रुपए। अगली पिछली कसर निकालेंगे ना सर। फार्म वाले अपना रेट लगा रहे हैं, दुकानदार परेशान है, आवाम भी परेशान है इस चीज़ पे। भाई क्या करे, मजबूर है, खरीदने में मजबूर है, क्या खाएगा। मुर्गी के गोश्त की दुकान है, गोश्त भी महंगा है, मुर्गी का भी गोश्त महंगा हुआ है। शहर कायद में मुर्गी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, जबकि कमिश्नर कराची की तरफ से एक प्राइस लिस्ट जारी की जाती है, मगर इसको नजरअंदाज करने पर छापे कहीं नहीं मारे जाते। कैमरामैन शौकत अली के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। और अहम खबर है, पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की LOC पर जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी है। पाक फौज ने भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, ISPR की जानिब से क्या बताया गया इस बारे में? जी देखें, भारत जो है वो जंगी जुनून में पागल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कभी फायरिंग करता है नहते शहरों पर, और कभी जासूसी के लिए जो है वो अपने ड्रोन भेजता है। तो ऐसा ही ड्रोन जो है उसने खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल की। चक्री रख सेक्टर है, वहाँ पर वो 650 मीटर से ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी हदूद में आ गया था जासूसी करते हुए। तो जिस पर पाकिस्तानी जवान जो थे वो अलर्ट थे और पाकिस्तान फौज ने जो है वो कैम्पकॉप्टर जो है उसको मार गिराया है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उसमें क्या जासूसी की जा रही थी, उसके कैमरे किस तरह के थे। और जो है ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार भारत की जानिब से जो ड्रोन है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए और उन्हें मार कराया गया है। और ये भी उन्हीं में से एक है कि भारत जो है वो जासूसी के लिए उसने अपना ड्रोन भेजा था, जिसको पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से ज़िला सदर रावलपिंडी ज़ुबैर अहमद खान और फयाज तबस्सुम ने मुलाकात की, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी बरादरान का कहना था कि कोरोना से मुतासरा मरीजों को तनहा ना छोड़ा जाए, सेहतयाबी तक ख्याल रखें। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सैनिटाइजर्स, मास्क, राशन और इमदादी रकम मुतासरा खानदानों में तकसीम करते रहें। उन्होंने ज़िले कायदीन को हिदायत की कि वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू करें, तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करें और कारकुनों को भी मुतहर्रिक करें। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज के हमरा सर्विसेज अस्पताल लाहौर की कोरोना ICU का दौरा किया, जहां उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री प्रोफेसर आफ्ताब आसिफ की अयादत की। इस मौके पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। प्रोफेसर महमूद अयाज और प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा की टीम ने प्रोफेसर आफ्ताब की मिसाली देखभाल की है, जिस पर सिम्स इंतज़ामिया के तहे दिल से मशकूर हैं। उन्होंने सिम्स में कायम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए कोरोना ICU और वार्ड का भी मुआयना किया। इस मौके पर प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना ICU में मरीजों को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं और तमाम मरीजों की बेहतर देखभाल की जा रही है। इस मौके पर सर्विसेज अस्पताल शोबा पल्मोनोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा का कहना था कि प्रोफेसर आफ्ताब आसिफ तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। कराची से खबर है, जहां पर ईद पर भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम ना हो सकी। मोमिनाबाद में मोबाइल की दुकान में डकैती की वारदात हुई। इस वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कराची में ईद पर भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी ना हो सकी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल, फुटेज तो हासिल कर ली गई है, क्या कोई कार्रवाई भी की गई है? देखिए, कार्रवाई कोई अमल में नहीं आ सकती है। कराची के इलाका मोमिनाबाद सेंट्रल कॉलोनी है, जहाँ पर इसके तीसरे दिन ये वारदात हुई है। 3 मुलजिमान दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और असले के जोर पर दुकान के अंदर खड़े जो शहरी हैं उनको लूटते हैं, दुकान से मोबाइल फोन लूटते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। इस CCTV फुटेज में मुलजिमान के चेहरे भी वाज़ेह हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस फुटेज की मदद से मुलजिमान की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन 24 घंटे से ज़ायद के दौरान ये गुजर चुका है। अभी तक पुलिस को कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद में कार सवार मंचलों ने सड़क पर सरेआम हवाई फायरिंग की, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया।
इस फायरिंग के बायस दो गाड़ियां आपस में भी टकरा गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं हाफिजाबाद से, जहां पर कार सवार मंचलों ने सड़क पर सरेआम हवाई फायरिंग की, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। फायरिंग के बायस दो गाड़ियां आपस में भी टकरा गई, जिसके बायस नुकसान हुआ। अमरीकी सरजमीन से 10 साल बाद खलाबाज आज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाएंगे। नासा पहली बार निजी कंपनी स्पेस एक्स के कैप्सूल में खलाबाज भेजेगा। स्पेस एक्स खला में इंसानों को भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनेगी। स्पेस एक्स तर्जुमान के मुताबिक ये मंसूबा कामयाबी के बाद खला में इंसानों के लिए नए रास्ते खोल देगा और 2024 में स्पेस एक्स मरीख पर इंसानी आबादी का काम शुरू कर सकेगी। आज की परवाज खला में निजी कंपनीज की दौड़ में तारीख साज दिन होगा। माहिरीन के मुताबिक इस काविश से शुहाब साकिब पर कानकुनी के रास्ते भी खुल जाएंगे। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली फ्रांसीसी टीम और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन टीम काम जारी रखे हुए है। जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। DNA के जरिए मैयतों की शनाख्त के नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली फ्रांसीसी टीम और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना काम जारी रखा हुआ है। जाए हादसा से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि रनवे का भी इस टीम ने दौरा किया और वहां पर भी तमाम तर शवाहिद का जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा भारी मशीनरी से मलबा उठाने का काम भी जारी है और यहाँ से तैयारे के दीगर हिस्से भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब DNA के ज़रिए मैयतों की शनाख्त के नताइज भी आना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। सिंध लेबॉर्ट्री में DNA का काम ये जारी है और शनाख्त के बाद मैयतें लवाहिकीन के हवाले की जा सकेंगी। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। समर अब्बास, बताएगा अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है इस मामले में? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से फ्रांसीसी टीम और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है मुश्तरका, इनकी जाए हादसा पे इन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर ली और तहकीकात जारी है, जबकि DNA के जरिए मैयतों की शनाख्त के हवाले से वो भी काम किया जा रहा है और शनाख्त के जो है 47 मैयतों की शनाख्त तर्जुमान PIA का कहना है कि हो चुकी है। जबकि इस हवाले से जो CEO हैं अरशद मलिक एयर मार्शल, उनका कहना है कि लवाहिकीन के जो ख्याल है वो भी रखा जा रहा है और इनके इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं और जो भी वादे हमने किए हैं लवाहिकीन से वो पूरे करेंगे और वन विंडो ऑपरेशन का काम इसी हवाले से हमने बनाया। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस।